नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपना इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर आप उससे पहले के वीडियो देख लीजिए। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दूसरा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है जी, तो आपको बिना टाइम गवाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टैग है वो है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। फ्रेम टैग डिफाइन ए पर्टिकुलर विंडो विद इन ए फ्रेम सेट, यानी कि फ्रेम सेट के अंदर एक पर्टिकुलर विंडो डिफाइन करने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करने के लिए फ्रेम टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। SRC यानी कि सोर्स, फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम हाइट, मार्जिन हाइट, मार्जिन विड्थ। ठीक है जी, तो ये आप अलग अलग तरीके से इन तीनों के बारे में, इन चारों के बारे में, इसके चार जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है जी, अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है नो रिसाइज। ठीक है जी, नो रिसाइज स्पेसिफाई that a frame is not resizable, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है ये बताता है या ये डिसाइड करता है कि ये फ्रेम व्यूअर रिसाइज कर सके या ना कर सके। आइए दिखाते हैं कैसे। ये पुराना पेज है, इसको मैं रन करा के देखता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पे मैं इनको चाहूँ तो इनका स्पेस जो मैंने सेट किया हुआ है उसके अलावा अगर मैं चाहूं तो इनको कम या ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चाहूं तो इनको कम या ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन जब मैं इसका एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, वो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इस फर्स्ट पेज पे कर देता हूं। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए इसके ऊपर मैंने पहले वाले पेज को सेट किया है। ये वाला जो है फर्स्ट पेज, ए पेज मैंने सेट किया है इसको, और ये रिसाइज नहीं हो रहा है। और ये वाला हम मैं चाहूं तो रिसाइज कर सकता हूं इन दोनों को। देख सकते हैं आप, मैंने पहले वाले पर नॉट रिसाइज सेट किया है, तो ये जो विजिटर है वो अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकता है इसको, और इस वाले को जो है वो सेट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये एट्रीब्यूट होता है कि हम किस पेज को रिसाइज करना चाहते हैं या किस पेज को हम रिसाइज नहीं चाहते कि इसका साइज में कोई व्यूअर जो है उसमें चेंजिंग कर सके, तो हम नो रिसाइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो अगला है नेम एट्रीब्यूट। स्पेसिफाई द नेम ऑफ ए फ्रेम। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पिछली काफी वीडियो में बताया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस पे देता हूँ नेम। ठीक है जी, तो अब मैं नेम दे दिया इसको। सॉरी, इसको नेम दे देते हैं हम, कुछ भी नेम दे दो जो आप याद रख सकें, आपको जो डिफाइन करना है वो नेम मैं इसको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ मैं F1, यानी कि मैंने इसको सिर्फ इस फ्रेम को मैंने नाम दिया है F1। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल S से इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसे कॉल करूंगा कैसे, मैं इसके दूसरे पेज को, यानी कि जो B है, इस पे मैं सेटिंग करता हूँ एडिट के जरिए। ठीक है जी, जो B पेज है मैं इस पे सेट करता हूँ। B पेज पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। ठीक है जी, फ्रेम 2 हो गया हमारा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये यहाँ से जा चुका है। ठीक है जी, अब ये पेज, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिंक देता हूँ ए टैग का, ए टैग क्लोजिंग, और यहाँ पे बोलता हूँ क्लिक में। कंट्रोल से सेव किया,
यहाँ पे देता हूं मैं ए के अंदर जो है C.html फाइल आपको खोलनी है। कहां पर? टारगेट में दे देता हूं उसको कि जब कोई इस पे क्लिक करे, क्लिक मी पे जब कोई क्लिक करे तो ये फाइल खुले, ठीक है। लेकिन कहां पे खुले, मैं इसको नाम दे देता हूं F1। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक मी आ गया है। लेकिन जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा, ओके F1, इसको क्या नाम दिया था, नेम इक्वल टू F1, टारगेट इक्वल टू F1, एज शायद मैंने पास गलत दिया है, आई थिंक मैंने पाथ गलत दिया। C.html एसरफ में खुलनी चाहिए C.html। F1 के अंदर मैंने इसे दिया है रिफ्रेश करते हैं, क्लिक मी, F1 से नहीं लिया इसने, नेम इक्वल टू F1। कहाँ पे मिस्टेक की है मैंने, जरा देखता हूँ मैं इसको। टारगेट क्लिक C.html टारगेट F1 नाम दे देता हूँ इसको, और ABC01 कंट्रोल से सेव किया। इसको मैंने सेव किया, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया था, रिफ्रेश किया, शायद इसमें हैश की शायद इसमें जरूरत पड़े। सेव किया, रिफ्रेश किया, जा रहा है, पेज तो आ रहा है लेकिन पेज को फाउंड नहीं कर रहा है। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, रिफ्रेश किया, दोबारा से क्लिक में करता हूँ तो नेम तो उसने ले लिया ABC01, लेकिन उसने इस पेज को उस पे नहीं खोला है क्योंकि इसको शायद ये पेज मिला नहीं है। और इसको पेज क्यों नहीं मिला है जरा हम देखते हैं। क्लिक में HTML5 ग्रीन टारगेट ABC बिल्कुल सही है। एक सेकंड जरा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, अब देखता हूँ मैं क्यों नहीं ले रहा है पेज को जी। तो हम मिस्टेक क्या कर रहे थे जरा मैं बताता हूँ। एक्चुअल में मैं बी पेज पे कोडिंग कर रहा हूँ और जो मेरा बी पेज है वो ऑलरेडी ए टैग के अंदर है, ठीक है जी। और इसके जस्ट बराबर में ही सी टैग पड़ा हुआ है और मैं इसको बैक स्लैश यानी कि मेरे दिमाग में यह था कि मैं मेन पेज पे कोडिंग कर रहा हूँ, मैं फिलहाल लेकिन बी पेज पे कोडिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए बी पेज के जस्ट बराबर में सी टैग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और अब आप देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ क्लिक में। अभी फिलहाल ये वहां पर आ गया है, अलग ले गया है फिलहाल इसे, क्योंकि मैंने कुछ और भी कोडिंग चेंज की थी आई थिंक। हाँ, इसका नाम ABC कर दिया था मैंने। इसको मैं F1 कर देता हूँ, कंट्रोल S से सेव किया, ठीक है। तो बी पेज में मैंने इसको बोला कि जो आपको ये लिंक है इसे खोलना है। टारगेट कहाँ, F1 को मैंने कॉल किया। F1 मैंने किसको नाम दिया था, इसको फर्स्ट टैग को यानी कि फर्स्ट फ्रेम को मैंने नाम जो दिया था F1 दिया था, यानी कि इस पे कोई क्लिक करे तो ये लिंक खुलना चाहिए और कहां पर खुलना चाहिए, F1 के अंदर खुलना चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया दोबारा से, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये जो मेरा पेज था वो यहां पर भी आ गया है, ठीक है जी। तो इसका ये था दूसरा टैग, नेम टैग, सॉरी दूसरा नहीं था, ये इसका छठा एट्रीब्यूट था, वो है नेम। और नेम के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अगर फिर भी आप और डिटेल से जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा इसका वीडियो बनाकर अपलोड
कर दूंगा। तीसरा एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉलिंग। ठीक है जी, स्पेसिफाई वेदर और नॉट टू डिस्प्ले स्क्रॉल बार इन ए फ्रेम, यानी कि आप स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट के जरिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके डिस्प्ले के अंदर जो फ्रेम के अंदर स्क्रॉल बार जो है वो डिस्प्ले हो या ना हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, चलिए हम एक फ्रेम बार ये ले लेते हैं और यहाँ पर हम बी पेज पे ही कर देते हैं। यहाँ पर हम एक H1 की टैग ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा। हेलो, और यहाँ पर हमारा H1 टैग क्लोज हो गया। यहाँ पर हमने BR के 2 टैग लगा दिए। तीन टैग लगा दिए मैंने। उसको करता हूँ Ctrl+S से मैंने सेव किया। ये देखिए यहाँ पे फिलहाल स्क्रॉल बार आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार आपका नहीं आए तो आप क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग, उसका जो दूसरी वैल्यू है वो है नो, तो आप यूज करेंगे स्क्रॉलिंग का। कहाँ पे यूज करते हैं हम, इसमें यूज कर लेते हैं, बी टैग है। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए स्क्रॉल बार चला गया है। फिलहाल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग टैग। इसमें 3 अलग अलग वैल्यूज होती हैं इसकी। ऑटो स्क्रॉल बार अपीयर इन इफ नीडेड, अगर उसकी जरूरत है तो वो दिखाई दे, वरना नहीं दिखाई दे। ठीक है जी, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको लगाने ऑटो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा यस स्क्रॉल बार आर ऑलवेज ऑन शो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो स्क्रॉल बार है वो हमेशा शो हो, इवन इफ दे आर नॉट नीडेड, यानी उसकी जरूरत नहीं भी है तब भी वो शो हो। और जो नो है स्क्रॉल बार आर नेवर शो, यानी कि वो स्क्रॉल बार जो है वो शो नहीं होना चाहिए, इवन इफ दे आर नीडेड, यानी कि उसकी अगर जरूरत भी है तब भी वो शो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे उसकी जरूरत थी लेकिन हमने नो करके उसे हटा दिया है। ठीक है जी, तो ये थे इसके एट्रीब्यूट्स और ये था हमारा फ्रेम टैग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम। आपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। और दूसरा आपसे मैं कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML में H1 to H6 टैग, यानी कि हेडिंग टैग। The H1 to H6 tags are used to define HTML headings, यानी कि HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए H1 और H1 to H6, H1, H2, H3, H4, H6 टैग का यूज किया जाता है, H टैग का यूज किया जाता है। H1 define the most important heading, H6 define the last important heading, यानी कि जो H1 टैग है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उसको डिफाइन करने के लिए किया जाता है, और H6 टैग है वो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो यानी कि जो हेडिंग आपने बड़े बड़े बैनर देखे होंगे, ठीक है जी, बैनर का नाम सॉरी, आपने कोई अखबार की वेब पेज देखेंगे या अखबार आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक फ्रंट पेज पे बड़ा सा बोल्ड से लिखा जाता है, उसके बाद अलग अलग छोटी छोटी न्यूज होती हैं, उनको छोटे छोटे हेडिंग्स के जरिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से HTML पेज में हम डिफाइन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको हम H1 के जरिए डिफाइन करते हैं, और जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको H2, उससे कम है H3, और सबसे लास्ट है उसको हम H6 के जरिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो चलिए शुरू करते हैं।
नोटपैड खोलते हैं, यहाँ पर डालते हैं हम यहाँ पे हम यूज करते हैं H1 टैग। ये सिंगल टैग नहीं है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। H1 यहाँ पे आप देख सकते हैं H1, H2, H3, H6 तक यहाँ पर आ रहे हैं। तो H1 हमारा है, इसका क्लोजिंग भी होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H4 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H5। ठीक है, और एक और रह गई H6। H6 तक होती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है अभी आपको दिखाई दे जाएगा। Control C, Control V, Control V, सभी में पेस्ट कर देता हूँ। H2, H3, H4, H5 and H6 सेव किया। तो ये है, दिस इज H1 हेडिंग, दिस इज H2 हेडिंग, दिस इज H3 हेडिंग, H4, H5 एंड H6। ठीक है जी, हम इसे रन करा के देखते हैं। ये देखिए H1 हेडिंग बड़ी है, H1 H2 उससे छोटी, H3 उससे और छोटी, H4 उससे और छोटी, H5 और छोटी और H6 उससे और छोटी, जो बिल्कुल ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो ये है हमारा हेडिंग टैग। हम इसे वहां यूज करते हैं जहां हमें कोई आर्टिकल वगैरह यूज करना है या पेज में कुछ भी किसी चीज को हमें अलग से बताना है कि ये इस चीज का हेडिंग है और इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। जैसे आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें अलग हेडिंग होती है जो बोल्ड होती है थोड़ी सी, उसके बाद में नीचे उसका आर्टिकल होता है। या आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक मेन न्यूज होती है, उसके बाद में पूरी न्यूज नीचे लिखी होती है। तो जो मेन न्यूज है वो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग के जरिए डिफाइन की जाती है। अगर हम वेब पेज में आ गया, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट, सॉरी अखबार की वेबसाइट पे चले जाएं, जैसे जागरण वगैरह है, उन पर जाकर देखेंगे तो मेन जो चीज है उन्हें H1 के जरिए डिफाइन किया जाता है, हेडिंग टैग के जरिए डिफाइन किया जाता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा टैग है, वहां पर कौन से टैग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो इसका डिसीजन हम H1 टैग के जरिए करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये टैग जो है H1 जो है ये बड़ा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा इसमें लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसका एक डिफॉल्ट साइज है और डिफॉल्ट फॉन्ट है, डिफॉल्ट कलर है। हम चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं और इसके साइज में भी परिवर्तन कर सकते हैं वाया CSS का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें सारी चीजों की चेंजिंग कर सकते हैं, इसका कलर, फॉन्ट और साइज। ठीक है जी, तो ये था हमारा H1 टैग, H1 to H6 टैग्स यानी कि हेडिंग टैग्स। ठीक है जी, तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना हो तो, हालांकि कुछ जानने लायक नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ जानना हो तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त अनूप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
ठीक है जी, अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं होता है, तो बिना टाइम गवाए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो HTML में हेड टैग हमारा नेक्स्ट टैग है। द हेड एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर all the head elements. The following element can go inside the head elements. जो head tag है, मैं आपको काफी शुरू से ही head के बारे में बताता आ रहा हूँ, लेकिन स्पेशली इसका थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ आज के वीडियो में। एक्चुअल में head tag सबसे ऊपर यूज होता है, head यानी कि आदमी का दिमाग। ठीक है जी, तो दिमाग जो टैग है, बॉडी टैग के बारे में मैंने आपको बताया था। बॉडी टैग में जो भी हम टैग्स यूज करते हैं वो हमारे व्यूअर को शो होते हैं, व्यूअर को डिस्प्ले होते हैं, लेकिन हेड टैग के अंदर जो काम होता है एक्चुअल में वो हमारा विजिटर या हमारा जो व्यूअर है जो हमारे वेब पेज को देख रहा है, या हमारा विजिटर है जो हमारे वेब पेज को देख रहा है, उसे एक्चुअल में वो चीज शो नहीं होती है। उसका जो हेड का काम होता है वो सोचने का, जैसे हमारे दिमाग का काम सोचने का होता है ना, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये दूसरे को थोड़ा पता लगता है, तो ये काम हेड में किया जाता है। हेड के अंदर बेसिकली जो यूज किए जाते हैं वो होता है टाइटल टैग, स्टाइल टैग, पेज टैग, लिंक टैग, मेटा टैग। पेज टैग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, टाइटल टैग के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी टाइटल मैं आपको कई बार यूज करके दिखा भी चुका हूँ। ये होता है हमारा हेड टैग ओपनिंग, हेड टैग क्लोजिंग। इसके अंदर जो भी प्रक्रिया होती है वो विजिटर को पेज पर दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ उस वेब पेज की हेल्प करने के लिए इसके अंदर उन टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो टाइटल टैग हो, चाहे वो स्टाइल टैग हो पेज को डिफाइन करने के लिए, चाहे वो पेज टैग हो, चाहे वो लिंक टैग हो, चाहे वो मेटा टैग हो। ठीक है जी, ये है टाइटल टैग। टाइटल टैग है एक ऐसा टैग है जिसका थोड़ा बहुत काम विजिटर को दिखाई देता है। टाइटल यानी कि टाइटल टैग के बारे में जब टाइटल का नाम आएगा तब बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हेड टैग और इसके अंदर हम इन सब टैगों का यूज करते हैं। हेड यानी कि दिमाग, सोचने का काम। ठीक है जी, तो ये था हमारा हेड टैग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को शुरू कीजिए। अगर आप उससे पहले के वीडियो देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी, और इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बिना टाइम गवाए या जब आपको टाइम मिले तब आप उन्हें देख सकें। बार बार आपको मेरे चैनल पर आकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है। ठीक है जी, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको बुरे भी लगते हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छा और बेहतर बना सकूं, वरना मैं इसी तरीके से लगा रहूंगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टैग है HTML में नेक्स्ट टैग जो है वो है हेडर टैग। द हेडर टैग एलिमेंट रिप्रेजेंट ए कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट और ए सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक्स। यानी कि किसी चीज को हम जब परिभाषित करते हैं, आप पर क्या कहते हैं, ऐसे इस टैग का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब कहीं हम इकट्ठा कुछ कर रहे हों या कहीं हेडिंग दे रहे हों, हेडिंग हो या किसी चीज का परिचय, इंट्रोडक्टरी मतलब किसी चीज का हम परिचय दे रहे हो, या कुछ लिंक्स, ऐसे लिंक्स हो, नेविगेशनल टाइप के लिंक्स हो, उनको इकट्ठा कर रखा हो, उन्हें वहां पे हम हेडर टैग का यूज करते हैं। हेडर टैग एक हेडर एलिमेंट टिपिकली कंटेन्स वन और मोर हेडिंग एलिमेंट्स, लोगो और आइकन्स, authorship information. You can have several header element in one document. यानी कि आप कहीं पे H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग आपने 3-4 बार यूज की है, कहीं इंफॉर्मेशन लोगो यूज किया है, आइकन यूज किया है, ऑथोरशिप इंफॉर्मेशन आपने कहीं पे डाली है, और इस तरीके के से एलिमेंट्स आपने यूज किया है, वहां पर हेडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो हेडर एलिमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट में, ये नहीं कि आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं, आप कई जगह यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हेडर एलिमेंट नोट पेज का है।
यहाँ पे हमने लिया डाला हेडर टैग। हम एक काम करते हैं, एक ठीक है जी। एक तो हो गया अपना ये कंट्रोल एस से सेव किया। देखिए यहाँ पर कुछ वेलकम आ गया लिखा हुआ। ठीक है जी। ये वेलकम लिखा हुआ आ गया है। ठीक है जी। अब हम एक तरीके से और यूज करते हैं। हेडर को के साथ हम लेते हैं एक आर्टिकल का टैग। क्लोज किया आर्टिकल के टैग को। और क्या करा हमने यहाँ पे लिया एक हेडर का टैग और इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हम यहाँ पे लेते हैं एक हेडिंग टैग ले लेते हैं। क्लोज H2 नहीं 3 ले लेते हैं हम यहाँ पे। 3 ले लिया और हमने इसको भी क्लोज कर दिया, कंट्रोल से सेव किया। यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं सेव किया और यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग जो है वो हम लगा लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर डालते हैं सेव किया। यहाँ पे हमने डाल दिया, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए पहले में H1 हेडिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, दूसरे में ये आ गया, तीसरे में ये आ गया, चौथे में ये आ गया। लेकिन दोनों के टेक्स्ट में आपको फर्क दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने H1 यूज किया है और यहाँ पर भी मैंने H1 ही यूज किया है। ठीक है जी। यहाँ पर भी मैंने H1 यूज किया और यहाँ पर भी H1 मैंने यूज किया है। ये तो है जो हमारे मेन हेड टॉप हेड को डिसाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये किसी आर्टिकल के हेडिंग को डिसाइड करता है कि ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने हेडर टॉप टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे वो पैराग्राफ हमने यूज किया है जो उस आर्टिकल के बारे में और भी कुछ डिफाइन करता है या उसको डिटेल से वो बता रहा है। ठीक है जी।
तो हेडर टैग के अंदर हमने मोस्टली इन चीजों को लिया है कि ये इनकी हेडिंग है, ये इनके हेडर्स हैं और ये उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल है। ठीक है जी। तो इस एट्रीब्यूट का सिर्फ काम इतना ही होता है कि ब्राउजर को बताता है कि ये हमारा हेडर है और ये उसके अदर टेक्स्ट है। हर एक कुछ मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया है, कई टेक्स्ट होते हैं जो विजिटर के काम में आते हैं और या यूजर के काम में आते हैं, और कई टेक्स्ट होते हैं जिससे यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे वेब पेज पे आते हैं वो इंफॉर्मेशन उनके काम में आती है। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है जी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है HTML का H ग्रुप टैग। यूज वन और मोर हेडिंग टैग्स H1 to H6, यानी कि जब हम H1, H2, H3 टैग्स का इकट्ठा कहीं यूज करते हैं तो हम उन टैग्स को H1 H ग्रुप टैग के अंदर डाल देते हैं ताकि सर्च इंजन को पता लग जाए कि हमने यहाँ से और यहाँ तक H1 H जो हेडिंग टैग्स हैं H1, H2, H3, H4 इनका इस्तेमाल किया है। हम कैसे करेंगे? जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने हेडर के बारे में बताया था आपको, हेडर के अंदर हम डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने H1, H2, H3 ले रखा है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ H3 के बाद में H5, इसको भी कर देता हूँ H5, कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ पर मैं काम करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा मैं H ग्रुप ओपनिंग और क्लोजिंग। भाई साहब को क्लोज करना भूल गया, सेव किया। ठीक है जी। इससे हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे सर्च इंजन को पता लग जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो H हेडिंग टैग्स हैं, जो H ग्रुप्स है, हमने उनका यूज किया है। हेडिंग के जो ग्रुप्स हैं H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, उनका हमने यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल किया है, उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया है ताकि अगर हम उनको कहीं डिफाइन करना चाहें तो हम डायरेक्ट H ग्रुप को ही डिफाइन कर देंगे और वो इन तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम कोई स्टाइल वगैरह डिफाइन करते हैं तो हम अलग अलग इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा H ग्रुप को ही डिफाइन करते के साथ ही इन तीनों पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। ये था हमारा H ग्रुप टैग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम और अपने HTML के रिलेटेड ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड और मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इस साल के एंड तक मेरा टारगेट है करीबन 1500 से 2000 वीडियो अपलोड करना है। तो बिना टाइम गवाए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है जी। बात करना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अगला टैग है वो है चार टैग। चार टैग डिफाइन है थीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज, यानी कि एक ब्रेक देने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल रो अपने पेज के ऊपर देने के लिए हम इस टैग को यूज करते हैं। चार टैग बिल्कुल सिंपल टैग है। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक H1 लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ, क्लोजिंग, कंट्रोल D, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो, कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ पर मैं देता हूँ यहाँ पर देता हूँ मैं
मैं सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा हूँ, आप जरूर नहीं देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, एक ऊपर लाइन आ रही है, एक नीचे लाइन आ रही है, एक इसके नीचे लाइन आ रही है। आप चाहते हैं यहाँ पर 2 लाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पर 2 लाइन आ चुकी है। एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए HR टैग का यूज किया जाता है। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है जी, ये था हमारा HR टैग। आप इसके लिए HR टैग का यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे फिलहाल दिखाता हूँ मैं आपको। इस HR टैग को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं डालता हूँ। क्लोजिंग डाला है इसको। यहाँ पे मैंने एक टैग ओ ले लिया, सेंटर का टैग, और यहाँ पर मैंने इसको H1 टैग ले लिया। मैंने सेंटर टैग क्लोज कर दिया। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हेलो, और ये लाइन। उसके बाद में यहाँ पर मैं चाहता एक पैराग्राफ के डाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो एक हॉरिजॉन्टल रो है जो डिफाइन करती है अलग अलग पेजेस को। ठीक है जी, अगर आप अपने पेज को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये था हमारा HR टैग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल पर जाकर आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको बुरे भी लगते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने वीडियो को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। HTML में जो हमारा अगला टैग है वो है iframe टैग। तो iframe टैग स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम्स, यानी कि हम वेब पेज के अंदर एक फ्रेम जो है वो डिसाइड करते हैं। इससे पहले मैंने आपको फ्रेम टैग पढ़ाया था, उसके अंदर हम अलग अलग पेज एक बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक छोटा सा फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं। एक वेब पेज के अंदर ही दूसरी वेबसाइट को लाकर जोड़ सकते हैं। इनलाइन फ्रेम इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, यानी कि दूसरे एक करंट HTML के पेज के अंदर हम दूसरा HTML का पेज जो है वो अटैच कर सकते हैं हम। ठीक है जी, कैसे? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एक iframe ले लेते हैं, और किया iframe के अंदर, उसको मेरे को यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं थी खैर, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। iframe बेसिकली यहाँ पे काम करता है। तो इसके लिए इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है src, स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एम्बेड इन द iframe। यानी कि src जो हमारा सोर्स, यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट्स है सोर्स, तो इसके अंदर हम सोर्स के अंदर उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन या उस डॉक्यूमेंट का पाथ देते हैं जो डॉक्यूमेंट हमें एम्बेड कराना है अपने iframe के अंदर। ठीक है जी, तो हम फिलहाल क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कोई हमारे पास पड़ा है क्या। ABC नाम से 2 पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली A डाल देते हैं। सॉरी, किसी के अंदर नहीं है तो सेव कर देते हैं, इसे रन करा के देखते हैं। ये फिलहाल आ चुका है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका एक
फ्रेम है जिसके अंदर ये आ रहा है। ठीक है जी, हम चाहें तो इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसका हम दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है इसकी हाइट। ठीक है जी, यानी कि हम चाहें तो इसकी हाइट, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन आई फ्रेम, यानी कि आप इसकी हाइट क्या रखना चाहते हैं। इसकी हाइट है, हम दे देते हैं, हाइट दे देते हैं भैया 500। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए 500 के आसपास हाइट इसने ले ली है। लेकिन विड्थ जो है वो उतनी की उतनी ही इसने ले रखी है जो बाय डिफॉल्ट इसकी होती है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसके लिए हम इसकी विड्थ को भी बढ़ाने के लिए इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं जो कि है विड्थ। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन आई फ्रेम। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे विड्थ डिसाइड कर देते हैं, यानी कि उसकी चौड़ाई। हाइट माने कि लंबाई, विड्थ माने चौड़ाई। उसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, हम चौड़ाई कह देते हैं भैया 600 कर दो आप। सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए चौड़ाई भी उसकी हो गई, हाइट भी हो गई। और इस हाइट के अंदर और चौड़ाई के अंदर हमारा ये जो वेब पेज था a.html वो यहाँ पर दिखाई देने लग गया। ये उसका कंटेंट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए आप, ये जो मेरा ए पेज था उसका कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वेब पेज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें क्योंकि वो किस लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने सोर्स के अंदर डिसाइड किया है कि भैया आप इस पेज को दिखाओ मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आप किसी भी वेब पेज को यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे www.google.com भी अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे google.com को भी ये दिखाने लगेगा। ठीक है जी, अभी नेट नहीं चल रहा है तो मैं आपको लाइव करके दिखाता, लेकिन ये google.com को भी दिखाएगा। तीसरा जो एट्रीब्यूट है हमारा, सॉरी 3 तो हो गए, चौथा जो एट्रीब्यूट है वो है फ्रेम बॉर्डर। आई थिंक ये शायद HTML5 में सपोर्ट ना करे, लेकिन ये ट्राई करके देखते हैं। चौथा है इसका फ्रेम बॉर्डर। नहीं आया, इसमें 2 वैल्यू डलती हैं, 0 और 1। मैंने फ्रेम टैग के अंदर भी आपको इसके बारे में बताया था, 0 और 1। यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं तो 1 होता है बाय डिफॉल्ट अगर आप बॉर्डर शो करना चाहते हैं तो। और अगर आप यहाँ पर 0 डालते हैं और कंट्रोल से सेव करते हैं और इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं हल्का सा बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसके चारों तरफ का जो बॉर्डर था वो फिलहाल चला गया है। अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा दूं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये इस पेज का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि पूरा ये भी बैकग्राउंड व्हाइट है और इसका बैकग्राउंड भी व्हाइट है। ठीक है जी, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये पेज पता नहीं कहां से निकल के आ रहा है, इसका जो बॉर्डर है वो हट चुका है। ठीक है जी, तो इसको तो हम हटा देते हैं फिलहाल। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं और फिर सेव करते हैं तो ये बॉर्डर वापस शो होने लगता है, दिखने लगता है। ठीक है जी, तो 1 की तो जरूरत है नहीं। अगर हमें बॉर्डर दिखाना है तो हम फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज ही क्यों करेंगे, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 डाली जाती है अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो। उसके बाद में है नेक्स्ट एट्रीब्यूट 5वें नंबर का मार्जिन हाइट। ठीक है जी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। स्पेसिफाई द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द कंटेंट ऑफ एन फ्रेम, यानी कि फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है वो टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन लें, इसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने मार्जिन हाइट के अंदर डिसाइड किया कि ये ऊपर से कितना मार्जिन लें। मैंने किया 100, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो पेज है ऊपर से 100 पिक्सल छोड़कर नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मार्जिन विड्थ। मार्जिन विड्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं, हाइट को हम हटा देते हैं और विड्थ जो है वो लगा देते हैं।
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मार्जिन हाइट ने क्या किया, ऊपर से इसे नीचे हटा मार्जिन दे दिया 100 पिक्सल्स का, और इसने इसे राइट से 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। अगर मैं इसे यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसने इसे 200 पिक्सल का मार्जिन दोनों साइड से दे दिया है, फिलहाल राइट से भी और लेफ्ट से भी। स्पेसिफाई द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द कंटेंट ऑफ एन आई फ्रेम, यानी कि जो आई फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसे लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन लेना है, ये इसके जरिए हम डिसाइड करते हैं। ये लेफ्ट और राइट से मार्जिन इसका 200 पिक्सल डिसाइड कर देता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आई फ्रेम टैग, और आई फ्रेम टैग के अंदर उसके जो एट्रीब्यूट थे एसआरसी हाइट, एसआरसी मतलब सोर्स, जिसके अंदर हम उसका पाथ देते हैं, उसका एक एड्रेस देते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट था उसका हाइट, जिसमें उस फ्रेम जो है उसकी हाइट डिसाइड करते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट है विड्थ, जिसके अंदर हम उसकी चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं वो कितना चौड़ा होगा। चौथा है फ्रेम बॉर्डर, अगर हम चाहते हैं कि फ्रेम के चारों तरफ कोई बॉर्डर दिखाई दे ना दे, दिखाई तो देता ही है बाय डिफॉल्ट, अगर ना दे तो उसके लिए हम फ्रेम बॉर्डर यूज करते हैं और उसमें उसकी वैल्यू 0 डालते हैं। पांचवा जो एट्रीब्यूट है वो है इसका मार्जिन हाइट, जिसके जरिए हम उसकी ऊपर से, टॉप से और बॉटम से उसका मार्जिन डिसाइड करते हैं कि वो नीचे से और ऊपर से कितना कितना मार्जिन देके वो पेज शुरू हो, या कितना कितना मार्जिन दे। उसके बाद है मार्जिन विड्थ, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेम के अंदर लेफ्ट और राइट साइड से कितना कितना मार्जिन छोड़े। ठीक है, तो ये था हमारा आई फ्रेम एट्रीब्यूट। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे पहले वीडियो देख लीजिए, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो बिना टाइम गवाए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको आई फ्रेम टैग के बारे में बताया था। आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई इन लाइन फ्रेम, यानी कि आई फ्रेम टैग जो है एक वेब पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर ही दूसरे पेज को एक फ्रेम करके दिखा सकता है, वेब पेज के अंदर ही दूसरे पेज को अटैच कर सकता है एक फ्रेम के अंदर। ठीक है जी, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला था एसआरसी, जिसके अंदर हम उसका पाथ देते हैं। दूसरा था हाइट, जिसके जरिए हम उस फ्रेम की हाइट डिफाइन करते हैं। तीसरा था विड्थ, जिसके जरिए हम उसकी चौड़ाई डिफाइन करते हैं। चौथा था उसका फ्रेम बॉर्डर, यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसका बॉर्डर दिखाना है या नहीं दिखाना है। पांचवा था उसका मार्जिन हाइट, यानी कि हम ये डिफाइन करते हैं कि उसकी टॉप और बॉटम से हाइट मार्जिन कितना उसको छोड़ना है। मार्जिन विड्थ में हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन छोड़ना है एक फ्रेम के अंदर। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, जो कि है स्क्रॉलिंग। स्पेसिफाई वेदर और नॉट टू डिस्प्ले स्क्रॉल बार इन ए आई फ्रेम। ठीक है, यानी कि स्क्रॉलिंग जो है उससे ये डिफाइन करते हैं कि उसमें जो स्क्रॉल बार है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए, जैसे हमने ये लगाया था, हम इसे रन कराते हैं पेज को। आप देखेंगे यहाँ पर ये रन हो रहा है इस वक्त। यहाँ पे स्क्रॉल बार है जो उसका वो आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो एक एट्रीब्यूट है विड्थ और हाइट वाला, इसको हटा देते हैं, हाइट वाला बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है स्क्रॉलिंग का वो यूज करते हैं। इसकी 3 अलग अलग वैल्यू होती है। पहली होती है ऑटो, यानी कि आप चाहते हो ऑटो जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, यानी कि उसकी जरूरत हो तो आ जाए, नहीं जरूरत हो तो वो स्क्रॉल बार जो है वो ना आए।
दूसरी होती है यस, यानी कि उसकी जरूरत ना भी हो तब भी वो आता रहे। और तीसरी होती है नो। कंट्रोल एस से सेव किया, यानी कि उसकी जरूरत है तब भी स्क्रॉल बार ना आए। कैसे? हमने इसको रिफ्रेश किया, अभी स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहां से स्क्रॉल बार चला गया है। ठीक है जी, ये था इसका 7वां एट्रीब्यूट स्क्रॉलिंग। 5वां है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का छोटा है, लॉन्ग DESC। ठीक है जी, तो हम स्पेसिफाई ए पेज दैट द कंटेन ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ एन इमेज आई फ्रेम, यानी कि हम इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि जो हमने आई फ्रेम लगाया हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जो है हमने कहीं पर डाली हुई है और उस चीज को हम इसके साथ में अटैच करते हैं। इस आई फ्रेम के साथ में हम ये बताते हैं अपने सर्च इंजन को कि इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहां पर डाली हुई है। तुम क्या करेंगे, ठीक है जी, तो इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पर डालेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये टेक्स्ट फाइल है 0.txt फाइल है, तो हम बताएंगे यहाँ पे 0.txt फाइल है एक, जिसके अंदर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस आई फ्रेम के बारे में। तो सर्च इंजन को ये पता लग जाएगा कि इस फ्रेम की जो डिस्क्रिप्शन है वो इस लोकेशन पे, अगर किसी वेबसाइट पर डाली हुई है तो हम यहाँ पर उसका पूरा का पूरा पाथ डालेंगे और उस बाद में उस फाइल का नाम डालेंगे, उसके बाद में उसकी एक्सटेंशन नेम यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, इसका विजिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसे सेव तो कर ही चुका हूँ, रन करा के देखते हैं। देखिए इसका विजिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, यहाँ पे हमारा जो विजिटर है उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है ये सर्च इंजन के काम में आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा नेम एट्रीब्यूट। स्पेसिफाई द नेम ऑफ एन आई फ्रेम। नेम एट्रीब्यूट के बारे में आपको मैंने काफी वीडियोस में बताया है, फ्रेम के अंदर भी मैंने आपको इसका यूज करके दिखाया था। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नेम दे देते हैं आई फ्रेम 01। कंट्रोल एस से सेव किया तो इस आई फ्रेम का एक नाम डिफाइन हो गया है, जिसे हम किसी और पेज पर भी चाहें तो हम उसे वहां से कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बी पेज लेता हूँ और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिलहाल इस पेज के अंदर मैं कुछ डाला हुआ था वो हटा देता हूँ और फिलहाल मैं इसको देता हूँ इसी के अंदर हम ले लेते हैं, यहाँ पर आई फ्रेम के बाहर हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक में सॉरी यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको एक लिंक टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ ताकि हमें उसे डिफाइन करना है। और यहाँ पर लिंक टैग को क्लोज कर दिया क्लिक में के जरिए और यहाँ पर मैंने href दिया। href मैं इसका डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ b.html। कंट्रोल एस सेव किया, ठीक है जी, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बी पेज हमारा खुल गया है। ठीक है, और मैं इस बी पेज को सेव कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको टारगेट दे देता हूँ। टारगेट मैंने दे दिया कि जब कोई इस पे क्लिक करे तो वो आई फ्रेम टैग के अंदर खुले। सेव किया, रिफ्रेश किया और क्लिक भी किया तो ये देखिए यहाँ पर जो
पहले वाला पेज था उसकी जगह इस फ्रेम के अंदर कौन सा पेज आ गया है, सेकंड नंबर का पेज। ठीक है जी, ये लेकिन इससे बाहर है। ये जो टैग मैंने ये क्लिक में जो एंकर टैग जो यहाँ पे लगाया है ये आई फ्रेम से बाहर है, लेकिन मैंने क्या बताया उसको, इसका जो इफेक्ट है वो आई फ्रेम के अंदर आए। मैंने आई फ्रेम का एक नेम डिफाइन किया था जिसके जरिए मैं इसे टारगेट कर पाया। ठीक है जी, तो ये था हमारा नेम एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारा अलाइन। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज आई फ्रेम अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एलिमेंट्स। ठीक है जी, अगर आप इसके जरिए से अलाइन कर सकते हैं, कैसे, तो हम इसको अलाइन कर लेते हैं। ऐसे अलाइन कर लेते हैं। हम अलाइन कर लेते हैं राइट। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारा जो फ्रेम था वो अब हमारा राइट साइड में आ गया है। अगर हम इसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या है हमारे साथ में, राइट लेफ्ट तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट था ही, राइट टॉप मिडिल बॉटम। ठीक है जी, अब ये क्या आएगा, हम इसको लेते हैं बॉटम में ले लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये फिलहाल इसके बॉटम में आ गया क्योंकि इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, नहीं तो ये उसके नीचे आ जाता। ठीक है जी, उसका यानी कि हम जहां चाहे अलाइनमेंट लाइन एट्रीब्यूट के जरिए हम उसे किसी भी साइड में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्क्रॉलिंग हो गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया, नेम हो गया, अलाइन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है SRC डॉक्यूमेंट, यानी कि SRC डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द HTML कंटेंट ऑफ द पेज टू शो इन द आई फ्रेम। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पेज के अंदर ये जो पेज है, सॉरी पेज तो ये वाला है, ये जो हमारा फ्रेम है, ये जो हमारा फ्रेम है इसके अंदर ये पेज की जगह हमारा एक कंटेंट HTML का कंटेंट है वो दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल अलाइन और इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, पेज यहाँ पे रहेगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे SRC डॉक एट्रीब्यूट का जब हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टैगिंग देंगे H1 ही दे देते हैं, क्लोजिंग एट्रीब्यूट और इसको दे देता है हेलो। कोई बात नहीं, बहुत है। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए अब वो पेज यहां से हट जाएगा और जो यहां पर इस फ्रेम के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो यहां पर आ जाएगा। जो हमारा HTML के जो हम कंटेंट यूज करना चाहते हैं वो हम यहां पर इस फ्रेम के अंदर कर पाएंगे SRC डॉक एलिमेंट के जरिए, एट्रीब्यूट के जरिए। ठीक है जी, हम चाहे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ और लगा सकते हैं, ओपन और क्लोजिंग, और यहाँ पर हम देते हैं कुछ भी टेक्स्ट, हम डमी टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पर। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए पूरा कंटेंट हमारा यहाँ पर मौजूद हो गया है और हमारा जो पेज था इसने उसे हटा दिया है। अब हम यहाँ से चाहे तो इसको हटाएं या रखें, वो हमारी मर्जी है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे फ्रेम टैग और फ्रेम टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स, SRC डॉक, अलाइन, नेम, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, स्क्रॉलिंग। और इससे पहले के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिटेल से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है जी, तो कीप प्रैक्टिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो बेकार लगा हो तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से अपने वीडियो को बना सकूं और भी बेहतर तरीके से आपको
समझा सकूं, सिखा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज हमारे इस चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं जहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आप वन बाय वन एक एक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। बिना टाइम गवाए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टैग है वो है आई टैग। द कंटेंट ऑफ द आई टैग इज यूजुअली डिस्प्लेड इन इटैलिक। इटैलिक यानी कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया, सेव किया, ठीक है जी। हेलो, माय नेम इज अनूप कुमार। तो मैं चाहता हूं कि अनूप कुमार जो है वो थोड़ा सा अलग दिखे। आपने वर्ड या एक्सेल यूज किया होगा तो आपने वहां पे देखा होगा हम इटैलिक यूज करते थे तो थोड़ा तिरछा हो जाता था और थोड़ा सा अलग दिखाई देता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इटैलिक, यानी कि किसी चीज पे हम जोर डालना चाहते हैं, किसी चीज को अलग से दिखाना चाहते हैं, वहां पे हम इटैलिक का यूज करते हैं। और ये इटैलिक टैग क्लोज, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल टैग है, बहुत ही आसान टैग है, इसलिए ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा। देखिए, हेलो माय नेम इज सिंपल लिखा हुआ है और अनूप कुमार जो है वो इटैलिक तरीके से लिखा गया है, ठीक है जी। तो ये था हमारा इटैलिक टैग, यानी कि इटैलिक आई टैग का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ड को या किसी नाम को या किसी नंबर को इटैलिक तरीके से वेब पेज पे शो कराना हो, तब हम इटैलिक टैग का यूज करते हैं, ठीक है जी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप, हालांकि इस वीडियो के बारे में तो कुछ जानने के लिए है नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने अगले HTML के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर पहले के वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पहले के वीडियो देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है जी। तो बिना टाइम गवाए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और तीसरा, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है इस साल के एंड तक करीबन 1000 वीडियो अपलोड करने का। तो आपको नई नई जानकारी मैं देता रहूंगा और आपको बार बार मेरे चैनल पर आकर ये देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है। तो सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा। और जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। HTML में जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है IMG टैग। द IMG टैग डिफाइन एन इमेज इन एन HTML पेज, यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर या HTML पेज के अंदर हम जो इमेज जो है वो जब इंसर्ट करते हैं उसके लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं। IMG शॉर्ट फॉर्म है इमेज की, ठीक है जी। पूरा इमेज लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको छोटा करके IMG टैग के जरिए यूज किया गया है। द IMG टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स SRC एंड L टैग, यानी कि जो बाकी एट्रीब्यूट्स आप चाहे यूज करें या ना करें, लेकिन इसके लिए जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है SRC यानी कि सोर्स, उस इमेज का सोर्स कहां पर है वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, और Alt यानी कि अल्टरनेटिव, उस इमेज के बारे में आप कोई टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं IMG टैग। IMG टैग एक्चुअल में सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है जी।
ये एक सिंगल टैग है, इसके लिए हम क्लोजिंग टैग यूज नहीं करते हैं। जैसे और टैग्स होते हैं, पहले ओपनिंग टैग उसके बाद क्लोजिंग टैग, ये एक सिंगल टैग के अंदर ही यूज होता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो IMG टैग में हम लगा लिया हमने IMG टैग। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट जो कि कंपलसरी है, SRC एंड ELT, यानी कि SRC और ELT। तो सबसे पहले हम डालते हैं SRC। SRC के अंदर हम डालते हैं सोर्स, यानी कि उस जगह का पाथ, सोर्स। सबसे पहले सोर्स डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज देखते हैं कहां पर पड़ी हुई है हमारी इमेज। हमारी इमेज लिंक के अंदर, एक इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाली हुई हैं। तो ये न्यू नाम से है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डालेंगे लिंक्स। लिंक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर IMG नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर न्यू नाम से एक फाइल है। अब इमेजेस अगर हम खाली न्यू करेंगे तो वो इमेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको क्रोम में डाला, इसको रन करा के देखते हैं। वो ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, लेकिन वो इमेज कौन सी है ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इसे ये बताया कि न्यू नाम से कुछ है। अब वो न्यू नाम से फोल्डर भी हो सकता है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नेम हमने डिफाइन नहीं किया है। जब तक हम किसी चीज का एक्सटेंशन नेम डिफाइन नहीं करते हैं तब तक ये उसे एक फोल्डर मानता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट लगाने के बाद उसका एक्सटेंशन नेम हम डिफाइन करेंगे कि वो फाइल कौन सी है, PNG है, PMP है, या फिर GIF इमेज है, या फिर वो JPG इमेज है, JPEG इमेज है। तो ये हमें कंपलसरी है डिफाइन करना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो उस चीज को फाउंड नहीं करेगा। इन केस अगर मान लो मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ GIF, कंट्रोल S से सेव करूंगा और मैं उसे रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए अभी भी उसने इसे नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो हमारे लिंक के अंदर न्यू नाम से जो फाइल है ये एक्चुअल में एक JPEG फाइल है, यानी कि JPG फाइल है, एक JPEG फाइल है। और मैंने उसको एक्सटेंशन नेम क्या दिया है, मैंने जो एक्सटेंशन नेम दिया है वो है GIF, यानी कि उसका जो एक्सटेंशन नेम है वो उसे मिला ही नहीं। उसे न्यू नाम की फाइल तो मिल गई, लेकिन उसे एक्सटेंशन नेम नहीं मिला। तो क्या करेगा, हम यहाँ डालेंगे JPG। कंट्रोल S से हमने इसे सेव किया और मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज आ चुकी है। ठीक है जी, तो ये था इसका पहला सोर्स। तीसरा है अल्टरनेटिव, यानी कि ELT। ELT के अंदर हम बेसिकली वो टेक्स्ट डालते हैं या वो चीज डालते हैं जो ELT टैग जो है बेसिकली कब यूज होता है। ELT टैग का इस्तेमाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर ABC, इसको एरिया, मैंने इसको नाम दे दिया एरिया। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दिया नहीं दिया, क्योंकि जो ELT टैग है वो ये बताता है, ये दो जगह काम में आता है। पहला तो जब कोई सर्च इंजन हमारे इस वेब पेज पे आता है या सर्च ऑप्टिमाइजेशन जब हमारे पेज पे होता है, तब सर्च इंजन को SRC टैग यानी कि जो इमेज है ये किस बारे में है उसका अल्टरनेटिव टैग से पता लगता है कि भैया ये एक एरिया के लिए मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। इनकेस अगर मान लो मैं यहाँ पे अपनी फोटो लगाता तो मैं यहाँ पे लिख देता अनूप कुमार, ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इस इमेज के लिए। ठीक है जी, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये जो इमेज है ये किसी अनूप कुमार यादव की है। अब ये अनूप कुमार यादव कौन है इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, दूसरा इसका क्या काम है, दूसरा इसका काम है, हटा दिया, कंट्रोल S से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज थी जिसका नाम एरिया रखा गया था, लेकिन वो इमेज फाउंड नहीं हो रही है।
ठीक है जी। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अब अल्टरनेटिव जो एट्रीब्यूट है इसका दो जगह काम करता है। पहला ये बताता है हमारे सर्च इंजन को कि जो इमेज है वो किसकी है या उससे रिलेटेड टेक्स्ट एल्ट के अंदर लिखा जाता है। दूसरा, अगर इमेज फाउंड नहीं होती है तो जो टेक्स्ट एल्ट के अंदर लिखा जाता है वो टेक्स्ट हमारा वेब पेज पे शो होता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा सेकंड एट्रीब्यूट, एल्ट एट्रीब्यूट। तीसरा है हमारा हाइट। इसको हम न्यू कर देते हैं वापस, नहीं तो ये इमेज को फाउंड नहीं करेगा। तीसरा है हमारा हाइट। हाइट में हमने इसको दे दिया 50। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज इतनी हो गई है। अगर हम इसको कर दें यहाँ पर 150, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये इसकी जो हाइट है वो ये ऑटोमेटिकली, हाइट जो हमने इसकी डिफाइन की है 150, तो इसने इसकी हाइट जो है 150 पिक्सल रख दी, लेकिन इसकी विड्थ जो है ये ऑटोमेटिकली सेट करता है, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से सेट करता है। अगर हम चाहें तो उसका दूसरा एट्रीब्यूट जो है, चौथा जो एट्रीब्यूट है इसका विड्थ, वो हम यूज करके इसकी विड्थ भी डिफाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब हम यहाँ पे इसका चौथा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है जी। इसमें हमने डिफाइन कर दी इसकी 10। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए इमेज कितनी छोटी हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 कर दूं, कंट्रोल से सेव करूं, तो ये देखिए इमेज किस तरह की दिखाई देगी। अगर हम एक चीज डिफाइन करते हैं तो ये अपने हिसाब से उस इमेज की रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप उसकी विड्थ भी सेट कर लेता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी अलग हाइट अलग डिफाइन, अगर हम विड्थ डिफाइन करते हैं, अगर हम हाइट को हटा देते हैं और यहाँ पर हम उसकी विड्थ डिफाइन करते हैं, तो देखिए हाइट इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ गई हाइट इसकी, यानी कि इस इमेज के हिसाब से जो हमने उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई डिफाइन की है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई डिफाइन कर लेता है कि इमेज ऐसी है तो इसकी हाइट जो है विड्थ के हिसाब से इतनी होनी चाहिए। अगर हम इसकी हाइट डिफाइन करते हैं तो ये अपने आप उसकी विड्थ को डिफाइन कर लेता है कि इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए इसकी हाइट के हिसाब से, जिस हिसाब की पिक्चर है उस हिसाब से उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। ये ब्राउजर अपने आप डिफाइन कर लेता है। ठीक है जी। तो ये थे इसके हाइट और विड्थ। कंट्रोल एस जेड से मैं इसको वापस सेव करता हूं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाते हैं, वो है बॉर्डर। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एन इमेज, यानी कि इसका बॉर्डर डिफाइन करने के काम आती है। जैसे कि इक्वल टू, यहाँ पे हम चाहते हैं इसके चारों तरफ, अभी आप देख रहे हैं सिर्फ इमेज दिखाई दे रही है, हमें पता नहीं लग रहा है इमेज कहां तक है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट है और इस इमेज का भी बैकग्राउंड व्हाइट ही है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे 2। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए 2 पिक्सल्स का इसके चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। इसकी हम हाइट हटा देते हैं, नहीं तो 38 इमेज आएगी। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए इसके चारों तरफ एक 2 पिक्सल्स का बॉर्डर आ चुका है। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इसके 10 पिक्सल्स का जो बॉर्डर है वो इसके चारों तरफ आ चुका है। ठीक है जी। तो ये थे हमारा इमेज टैग, जिसके अंदर हम ने अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना और समझा कि इसके नेक्स्ट इसके टोटल एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। SRC, एल्ट, हाइट, विड्थ और बॉर्डर। एक्चुअल में हाइट, विड्थ और बॉर्डर हम चाहें तो हम यहाँ पे डिफाइन ना करके CSS के जरिए भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। वो जब मैं CSS पढ़ाऊंगा, जब मैं CSS को शुरू करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज कैसे डिफाइन की जाती है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इमेज को सेपरेट अलग से देने, तो आप वो दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने काफी सारे
इमेजेस लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं उन सब पर एक ही विड्थ और एक ही हाइट अप्लाई हो, तो आप CSS के जरिए भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने एक ही इमेज लगाई, आप चाहते हैं सिर्फ उसी पे वो चीज अप्लाई हो, तो आप यहाँ के जरिए भी उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं और डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। और दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, क्योंकि इस साल के एंड तक मैं करीबन 1000 वीडियो के आसपास अपलोड करने वाला हूं, तो आपको बिना टाइम गवाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टैग HTML का IMG टैग। IMG टैग का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं IMG टैग के बारे में बता चुका हूँ। IMG टैग एक्चुअल में इमेज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। सोर्स, जिसके अंदर हम उस फाइल का जो पाथ है, जो इमेज है, उसका हम पाथ देते हैं, कहाँ पर वो इमेज हमारी पड़ी हुई है, और उसके बाद में उसका एक्सटेंशन नेम भी, डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन नेम भी डिफाइन करते हैं। बिना एक्सटेंशन नेम के वो इमेज अटैच नहीं होती है। दूसरा है अल्ट, जिसमें हम अल्टरनेट टेक्स्ट जो है इमेज का वो डिफाइन करते हैं। तीसरा है हाइट, जिसके जरिए हम उस इमेज की हाइट डिफाइन करते हैं। अगर हम विड्थ नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइट जो है ब्राउजर विड्थ अपने आप ले लेता है उस इमेज की। अगर हम चाहे तो मैन्युअली विड्थ एट्रीब्यूट के जरिए उसकी जो चौड़ाई है या विड्थ है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। पांचवा है बॉर्डर एट्रीब्यूट, जिसके जरिए हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं इमेज है उसके चारों तरफ बॉर्डर अगर हम चाहते हैं तो वो बॉर्डर कितने पिक्सल्स का हो और दिखाई दे, इस जो है हम बॉर्डर एट्रीब्यूट के जरिए डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले एट्रीब्यूट की तरफ, जो कि है अलाइन। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एलिमेंट्स। यानी कि आप जो है ये डिफाइन कर सकते हैं कि अलाइन कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट के जरिए कि आपकी जो है इमेज है वो किधर आए। ठीक है जी, चलिए हम दिखाते हैं कैसे। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए ये इमेज ठीक नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और SRC के अंदर एक मैंने छोटी इमेज लगा रखी है जो है IMG के अंदर a.jpg। कंट्रोल से सेव किया और एल्ट का यूज किया, इक्वल टू ए ही डाल दिया हमने, ज्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं लेते हैं। कंट्रोल से सेव किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ ओपनिंग, और यहाँ पे डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने हाउ आर यू और पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया। चलिए जी, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ये जो एक इमेज मैंने लगाई थी, इस इमेज की मैं हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट हम दे देते हैं इसको 50। कंट्रोल से सेव किया, 50 में पूरा हो जाएगा। 50 भी ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, चलो इसको 50 की जगह हम कर देते हैं 40। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर ये आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो है अलाइन हो जाए किधर, और ये हो जाए हमारा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसके, कहाँ गया भाई साहब, टॉप, बॉटम, मिड, लेफ्ट, राइट। तो हम चाहते हैं ये लेफ्ट में हो जाए।
कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस पैराग्राफ के बीच में ही वहीं पर ये लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने इसको लेफ्ट अलाइन किया तो ये इसके लेफ्ट में अलाइन हो गया। लेकिन अगर हम इसे कहते हैं बॉटम, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अब इसके बॉटम में ये आ गया है। अगर हम इसे कहते हैं राइट, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये एट्रीब्यूट तो यहाँ है, लेकिन जो इमेज है हमारी वो राइट साइड में अलाइन हो गई है। ठीक है जी, एक एट्रीब्यूट एक और यूज करके देख लेते हैं इसका, जो कि हमारा मिडिल। रिफ्रेश किया, तो ये देखिए पहले इससे ऊपर में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये इससे नीचे मिडिल में दिखाई दे रहा है। ये इमेज हमारी जो है मिडिल में दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट्स के जरिए। इसकी अलग अलग वैल्यू डालकर हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, इससे अगला जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है एच स्पेस, यानी कि specify the white space on left and right side of an image। यानी कि जो H space एट्रीब्यूट है ये चीज बताता है कि उसके लेफ्ट और राइट साइड से कितना स्पेस मिले उसे। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं फिलहाल, और हम यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट डालते हैं अपना H space इक्वल टू, हम डाल देते हैं 50। कंट्रोल से सेव किया, अभी आप देख रहे हैं, और अब रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसने 50-50 पिक्सल्स का जो है स्पेस जो है इस वर्ड के जरिए इन वर्ड के बीच में ले लिया है। ठीक है जी, तो ये था हमारा H स्पेस एट्रीब्यूट। मिलता हूं, अब इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं, जो कि है V स्पेस। H स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस, V स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस। स्पेस द व्हाइट स्पेस ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ एन इमेज। वर्टिकल यानी कि खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ा हुआ, अगर आम भाषा में बोलो तो पड़ा हुआ। ठीक है ना, तो हम इसका एट्रीब्यूट यहाँ पर डालते हैं, इसको डालते हैं V स्पेस। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, और हेलो वर्ड जो ING टैग है इसको कंट्रोल X मैंने किया, और मैं इसके बाद में से यूज करता हूँ कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ, और इसी को मैं कंट्रोल C करके इसके नीचे डाल देता हूँ। कंट्रोल से मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए दोनों वर्ड के बीच में इसने स्पेस लिया है। अगर मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, इसको मैं अगर 10 कर देता हूं और कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए इनका स्पेस ऊपर और नीचे के दो पैराग्राफ से ये 10-10 पिक्सल का स्पेस प्रोवाइड कराता है हमें। और जो इससे पहले हमारा जो था H स्पेस, वो लेफ्ट और राइट से हमें कितना स्पेस चाहिए उन टेक्स्ट के बीच में उस इमेज को, वो हम H स्पेस के जरिए डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, एक है इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफाई ए URL टू ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेज। यानी कि हमने जो इमेज लगाई हुई है उसके बारे में हमने कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन कहीं पर डाली हुई है, तो वो यहां पर हम इसके जरिए डिफाइन करते हैं। abc.txt, यानी कि यहाँ पर हम अगर हमने इसी वेब पेज जहां पर हमारा वेब पेज पड़ा हुआ है वहीं पर हमने किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, काफी लंबी बड़ी डिस्क्रिप्शन है जो हम वेब पेज पे शो नहीं करना चाहते हैं, वो हमने उस इमेज के बारे में वहां पर उस
टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट में डाली हुई है, तो हम ब्राउजर सर्च इंजन को बताते हैं कि इस इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है, बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है जो हमने इस डॉक्यूमेंट में डाली हुई है और जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर किसी और वेब पेज पे वो पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम उस वेब पेज का पाथ जो है वो पूरा पाथ देते हैं और उसके बाद उस फाइल का नाम हम देते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, चलो जी, अलाइन हो गया, एच स्पेस हो गया, वी स्पेस हो गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है हमारा एट्रीब्यूट वो हो गया। ठीक है जी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में ना आया हो और आप और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और तीसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर और भी अच्छा और भी बढ़िया और भी समझ में आने और लायक बनाऊं। ठीक है जी, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।